नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने भारतीय विचारकों की श्रृंखला को चर्चा पर चर्चा के माध्यम से कंप्लीट किया हुआ है। आज हम नया और खंड का अंतिम प्रकरण उठाने जा रहे हैं, जिसमें पाश्चात्य विचारकों के संबंध में हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही पाश्चात्य दार्शनिकों पर चर्चा करते हुए हम सबसे पहले अपने पाठ्य वस्तु से प्लेटो पर चर्चा करेंगे। दुनिया के महानतम दार्शनिक, गणितज्ञों, राजनीतिज्ञ में अपना नाम शुमार करने वाले प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। इनके पिता एरिक्दोन एक संभ्रांत, राजनीतिक और धनी परिवार से जुड़े हुए थे। एथेंस में उस समय जो माहौल, वातावरण चल रहा था, वह राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। एक बार और विद्यार्थी यहां जोड़ना चाहूंगा कि ये बात आपको बहुत कम जगह मिलेगी कि प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज, पिता का नाम एरिक्दोन और प्लेटो का नाम एरिस्टोक्लीज था। लेकिन प्लेटो के जो कंधे ये चौड़े थे और एथेंस में चौड़े कंधे वाले व्यक्ति को प्लेटो कहा जाता था। यानी अपने कंधों की चौड़ाई की वजह से एरिस्टोक्लीज को प्लेटो नाम मिला और यही नाम फिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। तब विद्यार्थियों, वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीज और कहा जाता है प्लेटो। इस तथ्य से आप अवगत होंगे, प्लेटो उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें इनके गुरु सुकरात हैं और शिष्य अरस्तु हैं। तीनों ही दुनिया के महानतम दार्शनिक। तब विद्यार्थियों, प्लेटो जब 20 वर्ष के थे तब सुकरात के संपर्क में आए और उनके सानिध्य में रहते हुए इन्होंने 8 वर्ष अध्ययन किया। प्लेटो को मृत्यु दंड हो जाने के पश्चात यह जिस मानसिक वेदना से गुजरते हैं, तो उस वेदना के चलते ये एथेंस छोड़ देते हैं। अगले 10 सालों तक ये एथेंस नहीं आते और बाहर रहकर कई देशों में, इटली, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों में रहते हुए आप बाहर देश दुनिया का ज्ञान भ्रमण के द्वारा देशाटन करके जो प्राप्त करते हैं, इससे प्लेटो मानसिक रूप से और भी ज्यादा परिपक्व होते हैं। प्लेटो के साथ एक घटना ये भी जुड़ी हुई है, कुछ लोग कहने वाले कहते हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कि उन्हीं दिनों में प्लेटो भारत भी आए थे। प्लेटो की रचनाओं में सबसे जो प्रमुखता आती है वह है रिपब्लिक, द लॉज, द क्रिटो, द क्राइटियो, प्रोटोगोराज, द स्टेटमैन। इस तरह की रचनाएं प्लेटो की ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिससे कि भारतीय शिक्षा या देश दुनिया का शिक्षा दर्शन प्रभावित हुआ है। यदि हम शिक्षा का अर्थ या प्लेटो के शैक्षिक दर्शन पर बात करें, तब द रिपब्लिक प्लेटो का लिखा हुआ एक ऐसा रचना सिद्धांत है, एक ऐसी रचना है, एक ऐसी कृति है जिसने कि देश दुनिया प्रभावित किया हुआ है। रूसो उनके बारे में कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से रिपब्लिक एक अनुपम कृति है। ये कौन कह रहा है? रूसो कह रहे हैं। द लॉज में प्लेटो ने शिक्षा को प्रथम सर्वोत्तम वस्तु माना है,
दालाज भी उन्हीं की रचना है। शिक्षा जो है एक सर्वोत्तम वस्तु है और इसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में संघर्ष अवश्य करना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा उत्तम चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा के अर्थ में आप बताते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, यानी शिक्षा मानव को मानव बनाती है, उसमें नैतिक समझ, मोरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। शिक्षा के उद्देश्यों में इनका मुख्य उद्देश्य है मानव पूर्णता को प्राप्त करना। आप जानते होंगे, नहीं जानते आज जान जाएंगे। आदर्शवादी संस्थापकों में प्लेटो का नाम सर्वोत्तम है, सबसे पहले स्थान पर लिया जाता है और आदर्शवादी विचारकों का यह मानना ही है कि विचारों से संसार का निर्माण हुआ है और उनका सर्वोच्च उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करना है, सर्वोत्तम को प्राप्त करना है, यानी अपने आप को जानना है। आत्म साक्षात्कार आदर्शवादियों का सर्वोत्तम उद्देश्य है। उसी संदर्भ में नैतिक समझ के संदर्भ में, सद्गुणों के संदर्भ में प्लेटो भी शिक्षा के उद्देश्य को सर्वोत्तम रखते हैं। शिक्षा के द्वारा आत्मा को उचित वातावरण प्रदान करना, यह कार्य है किसका? शिक्षा का। शिक्षा के द्वारा आत्मा को उचित वातावरण प्रदान किया जाए जिससे बच्चे नैतिक बने, सद्गुणी बने और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सके। और जो मानवीय मूल्य भारतीय हो या किसी भी देश के लिए हो, मैं तो मानता हूं कि सबके लिए ही सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्य ये अमर मूल्य हैं जो कि किसी भी देश के नागरिकों को आने चाहिए, उनमें आत्मबोध इनका होना चाहिए। शिक्षा बुराइयों की समाप्ति एवं सद्गुणों का विकास करने वाली है। देखिए, वही सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नागरिकता का निर्माण करने वाली है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे नागरिकों का निर्माण हो, उनके अंदर अपने देश के, अपने परिवेश की समझ आए, अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों की उनमें समझ विकसित हो, जिसके अनुसार वह एक जनतांत्रिक जीवन जी सके। पाठ्यक्रम की बात करें तो शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्लेटो पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटते हैं: प्रारंभिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का और उच्च शिक्षा का। तीनों में ये किस प्रकार के विषय लेते हैं, जैसे कि प्रारंभिक में खेल कूद, व्यायाम, गणित, विज्ञान, माध्यमिक में सांस्कृतिक विषय, साहित्यिक विषय, दर्शन संबंधित, उच्च में सांस्कृतिक, दर्शन, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, इस तरह के विषयों को उच्च शिक्षा में रखते हैं। शिक्षण विधि के संदर्भ में ये अपने गुरु से प्रभावित हैं, जिसमें ये संवाद विधि के समर्थक नजर आते हैं। संवाद विधि के साथ साथ ये खेलकूद विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि और चिंतन मनन जैसी विधियों को भी ये उच्च शिक्षा में बहुत ही अनिवार्य मानते हैं। अब शिक्षक के संदर्भ में आए, आदर्श शिक्षक अनुकरणीय शिक्षक के रूप में, यानी इनका जो शिक्षक है वह आदर्श शिक्षक हो, उससे कार्य व्यवहार ऐसे हो जिनका अनुकरण किया जा सके। यानी विद्यार्थी जब अपने अध्यापक का, अपने टीचर्स का अनुकरण करे तब वह किसी गलत दिशा में ना जाए, यानी टीचर्स को सही दिशा का होना चाहिए, लगनशील, मेहनती होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। अनुशासन, प्लेटो दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं। उनका मानना है कि जब भी बच्चा अनुशासनहीनता करे तो उसे शारीरिक दंड दिया जाए, यानी ऐसा वातावरण ही हो, ऐसा अनुकरण ही हो जिसमें बच्चा शारीरिक रूप से या किसी भी प्रकार से कोई अनुशासनहीनता ना कर पाए। प्लेटो स्पष्ट रूप से दंडात्मक अनुशासन के समर्थक प्रतीत होते हैं। विद्यालय, प्लेटो अपने गुरु सुकरात की भांति राह चौराहे सड़कों पर चल कर शिक्षा लेने के समर्थक नहीं है। इसीलिए प्लेटो अकेडमी नामक विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना करते हैं और वहीं पर रुककर
अध्ययन करने के समर्थक हैं। इससे पता चलता है कि प्लेटो एक निश्चित स्थान पर शिक्षा व्यवस्था या स्कूलिंग करना चाहते हैं, राहों में, सड़कों पर, चौराहों पर वार्तालाप के द्वारा नहीं। और उनकी एकेडमी एक विश्व स्तरीय संस्था भी रही, जो कि प्लेटो के खत्म हो जाने के बाद, देहांत हो जाने के बाद भी स्थापित रही। अभी तो बाद में रोम के शासक के द्वारा कहने पर एकेडमी को बंद कर दिया गया। उन्होंने विद्यालय को मानवीकरण और सामाजिकरण करने वाली संस्था माना है। देखिए, विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां अबोध बच्चा, छोटा बच्चा, सुकोमल बच्चा आता है, और फिर वो एक दुनिया की समझ, एक देश दुनिया की समझ, वो नहीं जानता देश क्या है, दुनिया क्या है, लेकिन फिर भी देश दुनिया की समझ विकसित करता है। ये पाता है कि लोग कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। इससे पहले तो वो अपने घर के बारे में ही जानता है, उसे ही पूरी दुनिया समझता है। लेकिन जब अपने घर से विद्यालय तक पहुंचता है तो रास्ते का वो सफर, और उसके बाद विद्यालय के परिवेश का, कैसे बैठना है, कहाँ उठना है, किस बात को कैसे कहना है, ये दूसरे बच्चों से वो पूछता है। तो ये समाजीकरण हो रहा है, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, उसकी तकलीफ देखना या अपनी तकलीफ दूसरे को बताना, ये सब स्थान है, स्कूल वह स्थान है जहां बच्चा समाजीकरण और मानवीकरण सीखता है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है। विद्यार्थियों, आज हमने पाश्चात्य विचारकों में प्लेटो के बारे में जाना। इससे आगे हम जॉन डीवी, मिरिया मॉन्टेसरी जैसे महान पाश्चात्य विचारकों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ आपको पीडीएफ भी रहेगी, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत